नमस्कार मित्रों, कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो सीए इंटरमीडिएट के पेपर 6 से ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का चैप्टर 12 व्हिच इज ऑडिट ऑफ द बैंक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्द से जल्द, और क्योंकि हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस इसके ऊपर आपके लिए लेके आते रहेंगे। वी आर फोकस्ड ऑन CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट एंड CA फाइनल ग्रेजुएट सिलेबस। करंट जो सीरीज हमारा चल रहा है वो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के ऊपर चल रहा है। बाकी के चैप्टर्स को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का प्लेलिस्ट जो है वो प्ले करके देख सकते हैं। चलिए, तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हमें ऑडिट ऑफ बैंक्स में बात क्या करना है? बात हमें ये करना है कि भाई बैंक की ऑडिट का फ्लो क्या रहेगा, राइट? दिस इज व्हाट ए प्राइमरी एक्टिविटी व्हिच बैंक शुड गो थ्रू इट। डिटेल्स में हम बात करेंगे, बट मोटे मोटे एक आउटलाइन आपको एक समझा दूं मैं इसमें। सबसे पहले क्या होगा? इनिशियल कंसिडरेशन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, understanding the bank's accounting process, understanding the risk management process, engagement, team discussions, and establishing the overall audit strategy। यहाँ तक तो ये प्लानिंग वाला पार्ट हो गया, है ना? अब इस प्लानिंग को हम मटेरियलाइज करेंगे, जैसे कि डेवलपिंग द ऑडिट प्लान। ये सारा जो प्लानिंग हुआ है इसके बेस पे हम ऑडिट प्लान बनाएंगे। ऑडिट प्लानिंग का मेमोरेंडम एक बनेगा, असेस ऑफ ऑडिट मटेरियलिटी, गोइंग कंसर्न के बारे में ध्यान रखते हुए काम करना पड़ेगा, है ना? रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करना होगा हमको। स्पेसिफिक रिस्क एसोसिएटेड विद द आउटसोर्सिंग ऑफ द एक्टिविटीज को ध्यान रखना पड़ेगा, और रिस्पॉन्स जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं, असेस किए हैं, उनको रिस्पॉन्सेस को। स्ट्रेस टेस्टिंग की बात करेंगे, बेसल 3 फ्रेमवर्क की बात करेंगे, रिलायंस ऑन रिव्यू ऑफ द अदर रिपोर्ट्स, एंड फाइनली द एग्जीक्यूशन एंड कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो ये मोटा मोटा हमारा जो है फ्रेमवर्क रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे देखते हैं इसमें, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको देखने को मिलेगा, लेट मी सेलेक्ट दिस वन। चलिए, बैंकिंग सेक्टर क्या है? बैंकिंग सेक्टर हमारा इकोनॉमी का एक कोर पार्ट है ना? सोशियो इकोनॉमिकल ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, ये क्रूशियल इसलिए भी है कि इसके अंदर पब्लिक का बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ होता है ना? और रेपुटेशनल रिस्क के लिए हाईली सेंसिटिव होता है। किसी का नाम खराब हो जाए तो कोई भी आदमी बैंक में पैसा रखना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो जब इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है तो ये कई सारी ऑपरेशनल रिस्क भी इनके अंदर होती है ना, जिसको इन्हें डील करना होता है। तो इसलिए ऑडिट जो है वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। ऑडिट से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कि भाई जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है। ठीक है, बैंक्स कितने तरह के होते हैं? बैंक्स को अगर हम बात करेंगे तो मोटे मोटे जो ब्रॉड आउटलाइंस है वो कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, डेवलपमेंट बैंक्स हैं, राइट, जिनको हम टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स भी, TLI भी कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, पेमेंट बैंक्स हैं, एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। बैंक के दो मोटे मोटे काम होते हैं। क्या? एक तो वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, दूसरा वो एडवांसेस को देते हैं। चलिए, इनका रेगुलेटरी बॉडी कौन है? रेगुलेटिंग बॉडी है इनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम सभी वाकिफ है इसके, है ना? ये RBI क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। ठीक है जी। क्या क्या काम है? मेन काम क्या करता रहता है RBI? RBI है बेसिकली करेंसी इशू करता है ना? करेंसी इशू करने के लिए जो रेगुलेशंस हैं उसके लिए काम करता है। बाकी के सारे बैंकों के लिए एक्टिंग एज ए बैंकर है। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो काम होते हैं उनके लिए बैंकर का काम करता है। अच्छा, नो बैंक कैन कम इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और ओपन ए न्यू ब्रांच। जब तक RBI की ब्लेसिंग्स नहीं होंगी, है ना, जब तक उनका लाइसेंस, उनकी तरफ से लाइसेंस नहीं इशू होगा, तब तक कोई भी ये काम नहीं कर सकता है। अच्छा, RBI के पास एक और पावर है कि दे कैन इंस्पेक्ट एनी बैंक। ये मोटा मोटा आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेगुलेटिंग बॉडी है बैंकिंग सिस्टम का, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। बैंकिंग ऑपरेशन जो कि खाली ब्रांचेस में होते हैं, है ना। सो कोर जो बैंकिंग ऑपरेशन है आर कंडक्टेड ओनली एट द ब्रांचेस। बाकी का ऑफिस क्या होंगे, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है ना। वो क्या करेंगे, पॉलिसीज डिफाइन करेंगे, सिस्टम से इंटरनल कंट्रोल बनाएंगे, है ना, किस लिए, बिजनेस कंडक्ट के लिए। ठीक है जी। अच्छा, ये कंट्रोलिंग जो है ऑफिसर्स है वो क्या करते हैं, बेसिकली डेलीगेशन ऑफ पावर करते हैं, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करते हैं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं, किसके लिए, एंड इन्वॉल्व इन इफेक्टिव सुपरविजन, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, टिपिकली द मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो है वो ये करते हैं। बात करेंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, तो बहुत सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं। बैंकिंग रेवोल्यूशन एक्ट 1949 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 है ना, सब्सिडरीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट है, रीजनल रूरल एक्ट है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, पीएमएल है विच इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। तो ये कई सारे का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इनके पास है। बैंकों में क्या क्या कोर चैलेंजेस आते हैं, है ना, कंसिडरेबल इफेक्ट किस लिए है, इसका जो पेक्युलिटीज है, एक तो क्या है कि भाई बहुत ज्यादा वॉल्यूम है किसका, ट्रांजेक्शन का, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत तगड़ी है, डिफरेंट प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, तरह तरह की ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, राइट। सो हाई वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, वाइड ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ द बैंक नेटवर्क, हर गली मोहल्ले कॉर्नर में आपको अलग अलग बैंक्स का नेटवर्क देखने को मिलेगा, डिपेंड ऑन द जियोग्राफी, राइट। लार्ज रेंज ऑफ द प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, आपको डिमांड ड्राफ्ट भी इशू करते हैं, चेक भी करते हैं, डिपॉजिट भी रखते हैं। डिपॉजिट भी कई तरह के रखेंगे, जैसे फिक्स डिपॉजिट की बात करो 7 दिन का रखेंगे, 14 डेज का रखेंगे, 21 डेज के लिए रखेंगे, 30 डेज के लिए रखेंगे, 180 डेज के लिए, 90 डेज के लिए, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, लेस देन 5 करोड़ के लिए डिफरेंट है, मोर देन 5 करोड़ के लिए डिफरेंट है। अच्छा, तो इस तरह के डिफरेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गए उन्हीं के, लोन वाली डिफरेंट स्कीम्स हो गई उनकी, राइट। और गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स आते रहते हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। खातों की बात करें तो बहुत सारे तरह के खाते होते हैं, सैलरी बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में वुमेन्स के लिए अलग है, एग्रीकल्चर वालों के लिए अलग है। तो देयर इज सो मेनी डिफरेंट फ्लेवर्स व्हिच दे आर ऑफरिंग, क्रेडिट कार्ड्स हो गए। तो इस सबको अगर देखें तो बहुत ज्यादा लार्ज रेंज है, तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है या ट्रिगर पॉइंट हो जाता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी को बहुत यूज करते हैं, इतना सारा स्प्रेड ऑफ पीपल है, इतना सारा स्प्रेड ऑफ रेंज ऑफ द ऑपरेशन है, तो मैन्युअली हैंडल करना तो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों, नंबर एक की वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज करके डील करेंगे, राइट। एंड देन जियोग्राफिकल स्प्रेड है, तो डेटा कंसोलिडेशन, डेटा रिपोर्टिंग, डेटा समराइजेशन बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इस केस में भी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, है ना। लार्ज रेंज ऑफ द प्रोडक्ट से तो किसको क्या ध्यान रखना है, कहाँ पे कैसे मैनेज करना है, इम्पैक्ट दूसरे प्रोडक्ट पे क्या होगा, वो सारा डिफाइन करने के लिए भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। आरबीआई इज ए वॉचडॉग, स्टेट विजिलेंस बाय द बैंकिंग रेगुलेटर, है ना। तो वो कंटिन्यूस विजिलेंस मॉनिटरिंग है, उनका डिफरेंट डेटा रिपोर्टिंग करते रहते हैं, और उसमें कहीं भी थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका जो लाइसेंस है जो आरबीआई ने इशू किया हुआ है वो खतरे में आ सकता है, राइट। ये जो हमने लाइसेंस की बात की थी, इफ यू रिकॉलेक्ट, राइट, तो ऑब्टेनिंग लाइसेंस वाला जो लाइसेंस है वो जो है वहां पे इशू आ सकता है। ऑडिट रिपोर्ट, तो जो स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स होते हैं दे हैव टू फर्निश द फॉलोइंग रिपोर्ट इन एडिशन टू देयर मेन ऑडिट रिपोर्ट। मेन ऑडिट रिपोर्ट क्या हुई, जो हमने एक आपका पिछला जो चैप्टर है ऑडिट रिपोर्ट का उसको जाके आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें हमने ऑडिट के ऊपर बहुत सारी डिटेल बात की हुई है। चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल दूंगा ताकि आपको इजी नेविगेशन रहे और आप उसको रेफर कीजिएगा, ठीक है। तो उसके एडिशन में क्या करेंगे, यहाँ पे रिपोर्टिंग करना है एडिक्वेसी का, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल का, है ना, किसके ऊपर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के केस में। अच्छा, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट इशू करना होता है, कंप्लायंस विद द एसएलआर रिक्वायरमेंट रिपोर्टिंग करनी होती है ना। ट्रेजरी ऑपरेशन जो बैंक के होंगे, है ना, उनका कंडक्ट जो है वो आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से होना चाहिए। इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन और जो प्रोविजनिंग दिया है वो आरबीआई के नॉर्म के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। कुछ सीरियस इरेगुलरिटीज अगर दिख गए हैं काम करते समय, है ना, तो उनको तुरंत अटेंशन में लेके आना है। अच्छा, इसके बाद में अगर देखें तो स्टेटस ऑफ द कंप्लायंस को रिपोर्ट करना है,
विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द घोष कमेटी, है ना। घोष कमेटी ने क्या काम किया था, चाहिए तो मैं एक डिटेल उसके ऊपर केस स्टडी वीडियो बना के आपको बता दूंगा, बट मोटा मोटा उन्होंने फ्रॉड एंड मैल प्रैक्टिसेस के ऊपर जो है आपको रिकमेंडेशन दिए थे, तो वो रिकमेंडेशन और उनका कंप्लायंस स्टेटस जो है वो यहाँ पे बात करना है। सिमिलरली एक जिलानी कमेटी फॉर्म हुई थी ऑन द इंटरनल कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन क्रेडिट सिस्टम, तो उसके ऊपर भी इनको रिपोर्टिंग करना होता है। ये दो रिपोर्ट्स आप घोष कमेटी और जिलानी कमेटी का ऐसे ऑफलाइन आई विल रिकमेंड कि इसके बारे में गूगल करके आप इसको पढ़िएगा, इट विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ टू बिल्डिंग योर नॉलेज बेस, ठीक है। चलिए अकाउंटिंग सिस्टम की बात करेंगे। बैंक में अकाउंटिंग सिस्टम क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, फ्रॉम द टाइम दैट कस्टमर्स हैड टू फिजिकली विजिट एंड डील विद द बैंक, नाउ देयर इज ए entire different activities which we are doing through the technology, है ना। बहुत ज्यादा इवोल्यूशन हो चुका है, एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग चालू हो गए हैं, है ना। आपके एटीएम्स हो गए हैं, आपके मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग हो गया है, राइट, आपके स्वाइप कार्ड्स हैं, तो आपको कहीं से कहीं तक अब जो पुराने जो ट्रांजेक्शन हुआ करते थे वो सारे अब खत्म हो चुके हैं। आज की डेट में सिचुएशन ये है कि आपको सिर्फ आपका खाता है, खाता भी आजकल नो टच हो गया है, आप ऑनलाइन अपना कहीं से भी उठा के ऑनलाइन अपना खाता खुलवा सकते हैं। आपका आधार के थ्रू या अदर जो मोड ऑफ इंटरवेंशन है उसके थ्रू वेरिफिकेशन हो जाएगा एंड आपको कहीं भी उसको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली आपका पैसा भी जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। चलिए, अच्छा, सारी ब्रांचेस में कोर बैंकिंग आ चुका है। मोस्ट ऑफ द बैंक्स ऑफर द कोर बैंकिंग, मतलब कि क्या है कि आपका खाता किसी भी ब्रांच में होने दो, आप दूसरी किसी भी ब्रांच से सिमिलर वे में ऑपरेट कर सकते हैं जिससे आपका खाता वहीं पे रखा हुआ हो, ठीक है। तो ये हमें जो है मोटा मोटा कंप्यूटराइजेशन आ जाता है। अच्छा, तीन तरीके में बैंकों की जो करंट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है उसको तीन तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? ऐसी ब्रांचें जो नॉन कंप्यूटराइज है, कई सारे छोटे ब्रांच हैं विच आर स्टिल नॉन कंप्यूटराइज नेचर, बट मोर और लेस सभी अभी हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा बहुत ज्यादा बैंक या जो प्राइमरली पब्लिक डीलिंग्स में है दे आर ऑल इनटू द कंप्यूटराइज्ड। सो पार्शियल कंप्यूटराइज्ड बैंक एंड फुल्ली कंप्यूटराइज्ड बैंक्स, है ना। सो कुछ एक्टिविटीज हो सकती हैं जो बैकएंड ऑपरेशंस हो सकता है वो नॉन कंप्यूटराइज्ड हो, बट मोटा मोटी जो प्राइमरी पब्लिक फेसिंग ऑपरेशंस है दे आर मोस्टली कंप्यूटराइज्ड, ठीक है। चलिए, तो बैंक की ऑडिट की अप्रोच क्या रहेगी, राइट। तो हमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस आंसर करने होंगे यहाँ पे जब भी हम कंट्रोल एक्टिविटी को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। क्या इसमें हमें अप्रोच को फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनटीई की बात करेंगे, नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशंस, है ना, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। अच्छा, एडवर्स फीचर क्या है, लेवल ऑफ कंप्लायंस क्या है, प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स आई थी, रिस्क क्या थी इनएडिक्वेसी का, कुछ इंटरनल कंट्रोल ब्रीच हुए क्या। अच्छा, ऑडिट प्लान के साथ ड्रॉ किया है हमने बेस्ड ऑन द डेटा, राइट। अच्छा, आगे चलिए। तो इसमें कुछ जब ये हम अप्रोच डिसाइड करने जाएंगे तो वहां पे हम ये पूछ सकते हैं कि कौन कंट्रोल परफॉर्म कर रहा है, उसको रिक्विजिट नॉलेज एंड अथॉरिटी है क्या वो एक्टिविटी करने के लिए। अच्छा, उसको प्रूव करेंगे कि वो एक्टिविटी हुई है, उसके लिए कुछ एविडेंस है क्या, क्या फ्रीक्वेंसी है ना उसका। अच्छा, उतना सफिशिएंट है या और ज्यादा हमें उसको अकरेंस को बढ़ाने की जरूरत है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा, ये जो रिकॉर्ड जनरेट होता है, एविडेंस जो होता है, इसको आप स्टोर करके कितने समय तक रखते हैं, है ना, और उसको रखते भी हैं या नहीं रखते हैं, और ऑडिट के दौरान वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। अच्छा, ये करने की क्या जरूरत है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हैविंग दैट पर्टिकुलर कंट्रोल, क्या क्या एरर इसके थ्रू हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, राइट। ये सारी चीजें हम इसमें बात कर पाएंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ के ऊपर बात आ गया है। हाउ क्या कहना चाह रहा है? हाउ कहना चाह रहा है भाई आपका कि how is the control performed, what are the control activities, can the activities be bypassed, can the bypass be detected, है ना। तो ये सारी बातें आप ये करने की कोशिश कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे ऑडिट का प्लानिंग अप्रोच समझने की कोशिश कर रहे हो, उसके बेसिस पे जो है आप डेटा को डिमॉन्स्ट्रेट करने का प्लान कर रहे हो, ठीक है। एक हमने टॉपिक का बात किया था एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, है ना। तो उसमें हम क्या करने वाले हैं कि भाई जो एंगेजमेंट टीम है वो आपस में बात करें, किस लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग कि बैंक क्या काम करता है, एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्या है,
कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं क्या फाइनेंशियल स्टेट में, राइट। अच्छा, ये सारा जो डिस्कशन हो रहा है उसको डॉक्यूमेंट करना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, तो ये बहुत ही जरूरी बात हो जाती है। चलिए, वेरी गुड। आगे देखेंगे भाई, ये जो डिस्कशंस हो रहे हैं ये प्लानिंग स्टेज के दौरान किए जाते हैं टिपिकली, और बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियल मिस स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है ना, और फ्रॉड की जो रिस्क है उनके अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस हैं या नहीं है, इंगेजमेंट रिस्क क्या हो सकती है, परवेसिव रिस्क क्या हो सकती है, और स्पेसिफिक रिस्क क्या हो सकती है, इसके बारे में आपको इसमें डिस्कशन करके उसके नोट्स हमें मेंटेन करने होगा। अच्छा, ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर को अगर लगता है कि ये जो रिव्यू है थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, तो दे कैन इन्वॉल्व स्पेशलिस्ट टू एड्रेस द issues related to product. Technology है, not everyone have all the relevant expertise in all of the area of operation to prevent the frauds. So in those situation, the engagement partner may decide कि भाई हमें कुछ स्पेशलिस्ट की जरूरत है, तो वो भी आप इसमें इन्वॉल्व करके काम कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पे एक जो मेन चीज आ जाता है वो है आपका इनकम रिकग्निशन पॉलिसी, है ना। इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी में क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये जो है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी होना चाहिए कि पुराना कैसे हम रिकवर कर पाए, बाकी कोई सब्जेक्टिव कंसिडरेशन के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो मुख्य मुद्दे की बात है वो ये है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट से इनकम हो रही है आपकी, है ना, उसको एक्रूअल बेसिस पे आप रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, और इसको आप तभी बुक कर सकते हैं जब ये एक्चुअली आ जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है आपको खास तरीके से ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा एक डिविएशन है आपका एनपीए के अकाउंटिंग के लिए। बाकी केसेस में आप क्या होते हैं, एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, जब भी आपका राइट खड़ा हो जाता है आप उसकी एंट्री कर देते हैं। यहाँ के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्चुअली रिसीव होने का वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डूबियस है, आएगा आएगा नहीं आएगा, इसीलिए तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में रखा गया है, राइट। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे इसका फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 29 है, और जो है वो कहता है कि विद द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक कंपनी एंड देयर ऑथेंटिकेशन, उसका ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे। कई सारे सबसेक्शंस भी हैं जो कि नेशनल बैंक के लिए एप्लीकेबल हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के लिए, और उसकी सब्सिडरीज जो है जितनी भी रीजनल रूरल बैंक है उनके लिए भी एप्लीकेबल है। सबको मोटा मोटा क्या काम करना है, सॉरी, सबको मोटा मोटा करना है कि बैलेंस शीट बनानी है, पीएनएल अकाउंट बनाना है ना। क्यों बनाना है? थर्ड शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है ना। फॉर्म ऑफ द थर्ड शेड्यूल टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है कंटेन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एंड फॉर्म भी कंटेन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे जो है आपका 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनके लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सारी फॉलो करनी है आपको, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, और ये इस तरीके से आप यहाँ पे बैलेंस शीट एंड पीएनएल का रिक्वायरमेंट आपका जो है आपको फुलफिल करना है। फॉर्म ए और फॉर्म बी जो है वो बताते हैं कि आपको पीएनएल किसका, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जो बताता है कि बैलेंस शीट जो है वो फॉर्म ए में है और फॉर्म बी में जो है पीएनएल अकाउंट है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अकाउंट्स जो है, तो यहाँ पे फोकस कहाँ पे आ गया है, इसके ऑडिट किसके केस में करनी है दोस्तों, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, प्रोफार्मा क्या था, कंटेंट क्या क्या रखना है एफएस का, वो हमारा सेक्शन 29 में कॉल आउट किया हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। ठीक है, ऑडिट ऑफ अकाउंट जो करनी है वो सेक्शन 30 में कॉल आउट किया है। ठीक है, किसके द्वारा करना है, ए पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड टू बी एन ऑडिटर ऑफ द कंपनीज। ठीक है, सो क्वालिफाइड ऑडिटर कैन कंडक्ट द ऑडिट, और सेक्शन 30 जो है वो आपको राइट देता है, गाइडिंग फैक्टर देता है फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट। जो ऑडिटर है आपका उसकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे।
तो सेक्शन 41 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो है वो आपको बताता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, राइट क्वालिटीज नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटीज होल्ड नहीं करना चाहिए, सीलिंग लिमिट्स होती है नंबर ऑफ ऑडिट जो कंडक्ट करनी है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे भी आ जाती है। आप जो है चैप्टर 10 जो है आप जाइएगा प्लेलिस्ट में और वहाँ पे आपको ऑडिटर एश्योरेंस का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप चैप्टर 10 में जाके ये सारा क्राइटेरिया हमने बहुत ही डिटेल के साथ वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, आप वो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की बात करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में क्या होगा, बैंकिंग कंपनी का जो ऑडिटर है वो जो है एजीएम में अपॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा नेशनलाइज्ड बैंक जो है इज टू बी अपॉइंटेड बाय द बैंक कंसर्न, है ना, एक्टिंग थ्रू इट्स बीओडी। अच्छा कोई भी केस हो इसमें आरबीआई जो है, आरबीआई का अप्रूवल जो है जरूरी है बिफोर वी एक्चुअली मेक द अपॉइंटमेंट। एसबीआई के केस में क्या करेंगे, एसबीआई का ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, सीएजी करेगा, कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। ठीक है, किसके कंसल्टेशन में करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन में करेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा जो एसबीआई की सब्सिडरीज होंगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो सब्सिडरीज हैं, दे आर टू बी अपॉइंटेड बाय द एसबीआई। अच्छा रीजनल रूरल बैंक्स को जो है वो कंसर्न बैंक करेगा आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसा कितना देना है, रेम्युनरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडिटर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा रेम्युनरेशन जो है बैंकिंग कंपनी का जो है फिक्स करेंगे किसके हिसाब से, सेक्शन 142 ऑफ द कंपनीज एक्ट, हमने बात किया हुआ है इसके ऊपर भी। आप देखिएगा रेम्युनरेशन कैसे करेंगे, है ना, जनरल मीटिंग में टिपिकली ये डिसाइड होता है ना, फर्स्ट वाले ऑडिटर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी डिसाइड कर सकता है। तो आप देखिएगा इसको, और सेक्शन 142 जो है हमने कवर किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप वो प्ले करके देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा टाइम इसमें स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि ये रिपीटेड है। अच्छा नेशनलाइज बैंक जो है, स्टेट बैंक जो है, उनको जो है वो आरबीआई जो है फिक्स करता है, किसके कंसल्टेशन में करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और ये आपको हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। चलिए ऑडिटर्स के हाथ में क्या क्या ताकत है, व्हाट आर द पावर्स इट हैज। तो इसके हाथ में वो सारी पावर है, कौन सी, जो एक कंपनी ऑडिटर के हाथ में होती है ना, एक्सेस टू द बुक, अकाउंट, डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स। तो आप पावर्स के बारे में अगर जानना चाहते हैं ऑडिटर्स की, तो अगेन आई विल रिकमेंड कि आप वो चैप्टर 10 जाके देखिए, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे वो रिपीट है एंड देन इट इंक्लूड द सेम कंटेंट इन कॉन्टेक्स्ट व्हिच इज देयर। बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इट इज ऑलरेडी कवर्ड इन द अदर सेक्टर, वहां से ज्यादा पूछेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों के अंदर सेम पावर बेस्ट है। ठीक, रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट को लेकर भी एक डिटेल चैप्टर अपने पास है, वो भी आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इन द केस ऑफ ए नेशनलाइज्ड बैंक ऑडिटर को एक रिपोर्ट बनानी होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा। ठीक है, क्या क्या कवर करना है, मोटा मोटी उसमें उसको ओपिनियन कवर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ट्रू एंड फेयर व्यू है। अच्छा उसकी अगर कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह डाला हुआ है ना, और उसने कुछ चीजें मांगी हुई थी इंफॉर्मेशन, तो वो सेटिस्फैक्टरी उसको मिल गया है। अच्छा ट्रांजेक्शन ऑफ द बैंक जो है वो बैंक की पावर में ही थे, ऐसा कोई इलीगल इलेजिट उन्होंने काम नहीं किया हुआ, ये यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, return received from the offices and branches of the bank have been found adequate for the purpose of his audit, है ना, ये भी उसको रिपोर्ट में जिक्र करना होगा। बाकी का कोई ऐसा मैटर, एनी अदर मैटर विच ही कंसीडर कि सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस में लाया जाए, तो वो भी वो अपनी रिपोर्ट में जिक्र कर सकता है। ठीक है, अच्छा the report of auditors of SBI is also to be made to the central government, and this is almost identical to the auditor's report in case of a nationalized bank.
तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट जाता है और एसबीआई का और नेशनलाइज्ड बैंक का आइडेंटिकल इन नेचर होता है। चैप्टर 11 हमारा एक हमने कवर किया हुआ है, उसमें फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बहुत अच्छे डिटेल में बात किया हुआ है, तो आप वो चैप्टर वहां पे जाके आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, वो वहां से आप प्ले करके देख सकते हैं। अच्छा, ऑडिटर शुड इंश्योर दैट कि ओनली इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेस इज गिवन, है ना। बट क्वांटिफिकेशन जो है एडवांस डिपॉजिट्स का, इंटरेस्ट इनकम का, इंटरेस्ट एक्सपेंस का हैज बीन डिस्क्लोज इन द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ये जो डिस्क्लोजर है ये बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, एंड जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको भी एडिशनल यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट में जो मैटर्स हैं वो भी ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनी नीड्स टू कवर। अच्छा, यहाँ पे मेन चीज जो नोट करने वाली है कि रिक्वायरमेंट ऑफ द कारो 2016 जो है वो बैंकिंग कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, तो वो वाला पीस जो है आपके लिए रिलेवेंट नहीं रहेगा। कारो वाला पीस छोड़ दीजिएगा जब आप रिव्यू करेंगे, बाकी का रिलेवेंट रहेगा। LFAR की बात करते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। तो ये क्या है? बेसिकली द ऑडिट रिपोर्ट एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, है ना। ये क्या कहता है कि ऑडिटर्स को जो है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। उसमें क्या मैटर्स कवर होंगे? इसमें मैटर्स विच रिक्वायर देयर ऑडिटर टू डील विद इट इन द लॉन्ग फॉर्म, हैव बीन स्पेसिफाइड बाय द RBI। तो RBI ने इसके बारे में बताया है कि आपको LFAR में कौन कौन से मैटर्स को डील करना है। LFAR जो क्या है 30 जून तक हर साल सबमिट करनी होती है ना। अच्छा, LFAR का जो फॉर्मेट है इट डज नॉट रिक्वायर एन एग्जीक्यूटिव समरी। अच्छा, बट दे माइट ट्राई टू ब्रिंग इट आउट द की ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ओल्ड डॉक्यूमेंट। भले फॉर्मेट में जरूरी नहीं है समरी देना, इट्स गुड प्रैक्टिस, मना भी नहीं करते। ठीक है, RBI की रिपोर्टिंग जो करनी होती है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। कई सारे एस्पेक्ट में इनको रिपोर्टिंग करनी होती है। लायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोफेशन, द सीट सर्कुलर प्रोवाइडेड इज अंडर क्या क्या। If an accounting professional, whether in the course of internal or external audit or in the process of institutional audit, finds anything susceptible to be fraud or fraudulent activity, है ना, कुछ झोल मिला और एक्ट ऑफ एक्सेस पावर और स्मेल एनी फाउल प्ले, कुछ गंदा काम जारी है, राइट, तो ही शुड रेफर द मैटर टू द रेगुलेटर। यहाँ पे रेगुलेटर कौन है? आपका प्यारा सा भाई RBI। ठीक है, ऑडिटर ने कहीं पे ऐसा झोल मार दिया, any deliberate failure on the part of the auditor should render himself liable for the action, तो वो भी बख्शा नहीं जाएगा। ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे ऐसे 250 को कॉल आउट कर दिया है कि भाई कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इस केस में जो RBI का सर्कुलर है वो रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, 240 की भी बात कर रहा है। 240 में क्या बात कर रहा है? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस ड्रॉ करना है ना, कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, है ना, वेदर बाय कॉज बाय फ्रॉड और एरर। तो हमें क्या है कि ऑडिटर को जो है नॉट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन में घुसना है, बट इवोल्यूशन ऑफ द एंटायर सिस्टम एज ए होल हमें करना है। तो व्हाट वी डू इज सिंपल करते हैं। तो मान लीजिए अगर 10 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रिव्यू ऑल 10 करोड़ ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ऑडिट, है ना, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली अफेयर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कुछ इश्यू मिलता है तो RBI को बताइए और चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंसर्न बैंक को बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पे वही सेक्शन 143 के बारे में बात कर रहा है, सब सेक्शन 12 की, कि अगर उसको रीजन टू बिलीव है कि कुछ ऑफेंस ऑफ फ्रॉड है और अमाउंट है मे बी प्रिस्क्राइब, तो उधर क्या बताया हुआ है 1 करोड़ का एक रिकमेंड किया हुआ कंपनी से। बाकी के केस में अलग अलग लिमिट्स हो सकती है, टाइम टाइम पे जो रिकमेंड होते हैं वहां उसके बेसिस पे रिपोर्टिंग हम लोग कर सकते हैं। चलिए, अच्छा, चैप्टर 5 एक है, अभी तक इसका वीडियो हमने नहीं डाला है, फ्रॉड एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑडिटर का, बट हम जल्द ही इसका एक वीडियो भी लेके आने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये मिल जाए और आप इस वाले चैप्टर में स्पेसिफिक हम डिस्कशन करेंगे इसको। ठीक है, कंडक्टिंग इन ऑडिट में फॉलोइंग स्टेजेस से हमने ऑलरेडी बात किया था, इफ यू रिकलेक्टेड, है ना। सबसे शुरुआत ही इस चैप्टर की हमने वहीं से की थी कि भाई इनिशियल कंसिडरेशन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या क्या होनी चाहिए, डिक्लेरेशन ऑफ द इनडेप्थनेस, है ना, कि स्टैट्यूटरी सेंट्रल बैंक या ब्रांच ऑडिटर शुड ऑब्टेन ए डिक्लेरेशन। ठीक है, इंटरनल असाइनमेंट इन बैंक्स बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, तो जो ऑडिट कर रहा है वो शुड नॉट टेक एनी स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट व्हाइल दे आर एसोसिएटेड विद इंटरनल असाइनमेंट। आपस में अंदर का काम भी कर रहे हो तो आप रिकॉर्ड को ऑडिट नहीं कर सकते हो ड्यूरिंग द सेम ईयर। पिछले साल कर रहे हैं तो इस साल नहीं कर रहे हैं तो इसका हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। पिछले साल नहीं कर रहे थे, इस साल कर रहे हैं और इस साल में ऑडिट भी करना चाह रहा हूँ, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ चीज समझ में आ रही होंगी आपको। चलिए, ऐसे 300 को फॉलो करेंगे प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में, है। तो क्या क्या काम करना पड़ेगा, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय एसए 220, क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट फॉर, है ना, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जैसे 210, तो वहां पे टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को हमें एग्री करना है। ठीक है, चलिए, पुराना जो ऑडिटर था उनके साथ बातचीत कर लो, है ना। A chartered accountant in practice cannot accept position as auditor previously held by another chartered accountant without first communicating with him in the writing। ये अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है, पुराने वाले से बातचीत जरूरी है, उसका भी तो हिसाब किताब जान ले कि भाई वो क्यों करना नहीं चाह रहा है, क्या रीजन है, कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है, और उसका ओवरऑल ओपिनियन क्या है। ठीक है, इस तरीके से हम आपस में एज ए कम्युनिटी मिलकर चलना है, एक्ट की रिक्वायरमेंट भी है तो उसके हिसाब से काम आगे बढ़ेगा। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर हम बात कर चुके हैं। इनिशियल एंगेजमेंट होगा, है ना, और एंगेजमेंट रिस्क का असेसमेंट होगा। एंगेजमेंट रिस्क में क्या करेंगे भाई, ये क्रिटिकल पार्ट है किस चीज के लिए, डिसीजन ऑफ एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट को डिसाइड करता है कि भाई लेना है या नहीं लेना है ना, एंड अगर ऑडिट को एक्सेप्ट कर देते हैं तो इसमें हेल्प एंगेजमेंट। अच्छा, एंगेजमेंट टीम को खड़ा कर देना है फिर तो क्या होगा, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल आ जाएंगे, है ना। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द एंगेजमेंट टीम जो है वो साइज, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। 200 ब्रांच वाला है तो बड़ा टीम लगेगा, 2 ब्रांच वाला है तो छोटा टीम लगेगा, सिंपल है। फुल्ली कंप्राइज्ड है तो हो सकता है टेक्निकल एक्सपर्ट लगेगा, नॉन कंप्राइज्ड है डिफरेंट टाइप का एक्सपर्टीज लगेगा। नंबर ऑफ ऑफरिंग बहुत ज्यादा है और डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट किए हुए हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंट टेक्निक्स को अडॉप्ट करना पड़ सकता है। तो एंगेजमेंट टीम का जो कंपोजिशन है वो वेरी करता है कि नेचर क्या है ऑपरेशन का, साइज क्या है और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, हाँ, बैंक और इसके इन्वायरमेंट को समझ लीजिए, है ना, कि जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसएसेटमेंट कहाँ कहाँ से आ सकते हैं इस एंटिटी में और इसके इन्वायरमेंट में, वो हमें समझने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। ऐसे 315 में क्या बोल रहा है, ऐसे 315 बोलता है कि आइडेंटिफाई एंड असेस द risk of material misstatement at the financial statement label and the assertion label for classes of transaction, account balances and disclosures, provide a basis for designing and performing further audit procedure। ठीक है, बहुत बढ़िया।
इन्वायरमेंट को समझ लेंगे तो इन्वायरमेंट समझने के लिए इंटरनल कंट्रोल को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ इन्वायरमेंट को समझ गए हैं मगर इंटरनल कंट्रोल आपको पता ही नहीं है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑडिटिंग पार्टी। ठीक है, आइडेंटिफाई नेसेसरी बेस्ड ऑन द डेवलप ऑडिट प्लान। इसलिए ऑडिट प्लान बनाएंगे फॉर डिटरमाइनिंग द ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, है ना। और जो स्पेसिफिक रिस्क हमने आइडेंटिफाई किए हैं, राइट, उनको एड्रेस कैसे करेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस को समझ लेंगे, उसका हाउ दे आर मेंटेनिंग, व्हाट आर द पॉलिसीज, हाउ दे आर मेंटेनिंग बुक्स, व्हिच बुक्स दे आर मेंटेनिंग, राइट। उनका रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है टू मैनेज द की बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क, उसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्रोल प्रोसेस बाय दोज चार्ज विद द गवर्नेंस, वो हाउ डू दे मॉनिटर एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द रिस्क, हाउ डू दे डू दैट, राइट। बैंक का गोल क्या है, सो हमें इस गोल को करना है कि कोई भी ऐसी रिस्क अगर मिल जाती है कि जो बैंक के गोल को इम्पेक्ट कर सकती है, राइट, तो उन वाली रिस्क को जो है प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा और मॉनिटर करना पड़ेगा। तो भी प्री अप्रूव्ड लिमिट्स एंड क्राइटेरिया है उसके अगेंस्ट में। अच्छा, एप्रोप्रिएट कंट्रोल बैंक के पास होने चाहिए, तो जो भी रिस्क आइडेंटिफाई हुई है उनको करना है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेग्रीगेशन ड्यूटीज क्या हो सकती है कि भाई एक ही आदमी रिव्यू और अप्रूव ना करते, फ्रंट ऑफिस में काम अलग आदमी करे, बैक ऑफिस में काम अलग आदमी करे, राइट। सो एटलीस्ट दो पार्टीज इन्वॉल्व है। एक्यूरेट मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ पोजीशंस, उनके रिव्यू अप्रूवल की मैकेनिज्म ठीक हो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ठीक से हो। वेरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन की हमने बात की है। रिकंसिलिएशन ऑफ पोजीशन एंड रिजल्ट्स, है ना। सेटिंग अप लिमिट्स, रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शंस एंड फिजिकल सिक्योरिटी एंड कंटिजेंसी प्लानिंग, ये सारी जो चीजें हैं इसके इफेक्टिव कंट्रोल इनको इंप्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, ये सारे कंट्रोल किस काम में आएंगे, टू मिटिगेट द रिस्क। मॉनिटरिंग एक्टिविटी में रिस्क मैनेजमेंट मॉडल जो है ना, अजम्पशंस यूज्ड टू मेजर एंड मिटिगेट रिस्क, इनको रेगुलरली हमें बार बार असेस करते रहना है, जहां पे भी हमें गैप दिखता है उसको अपडेट कर देने का है बेस्ड ऑन द मूविंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो यूज कर रहे हैं दे शुड बी रिलायबल, है ना, क्योंकि क्या होगा कि भाई इसमें फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड कंप्लायंस इंफॉर्मेशन को हमें टाइमली और कंसिस्टेंट बेसिस पे चाहिए, राइट। और हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम ही नहीं है तो हमें क्या होगा, CIAT-CH याद कीजिए आप, राइट। इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए डेटा की। 2000 लिखा तो 2000 लिखना चाहिए, वो 1 0 खा जाना चाहिए, और या 1 0 बढ़ा नहीं देना चाहिए कि 200 हो गया या 2000 हो गया, 20,000 हो गया। अवेलेबिलिटी होना चाहिए, आधा टाइम तो भाई सब सिस्टम डाउन ही पड़ा रहता है। ATM में पैसा निकालने का वो बंद बोर्ड लिखा हुआ है, नॉट फंक्शनल, डज नॉट वर्क दैट वे, राइट। और टाइमली अवेलेबल होना चाहिए, राइट। सो CH का आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा और आपको यू विल बी एबल टू रिकॉल दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एंगेजमेंट टीम आपस में बात करेगा, जो भी उन्होंने कॉन्टेक्ट उठाया है ना, उसके इंटरनल कंट्रोल को समझा है, और पोटेंशियल मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या क्या हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये सारा जो कहानी हमने 1 से लेकर 6 तक कर लिया है, राइट। ये सारा जो कहानी हमने 1 से लेकर 6 तक किया है, उसका बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, उसके बेसिस पे हम करने वाले हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टेब्लिश। ठीक है, कब, प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ एन ऑडिट। अच्छा, इसमें हम किसको एंगेज करेंगे, कि एंगेजमेंट टीम मेंबर रहेंगे और अदर एप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट रहेंगे, जो कि ये है ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएंगे। इस ऑडिट स्ट्रेटेजी के बेसिस पे क्या करेंगे, एक ऑडिट प्लान बना लेंगे, है ना। क्यों, ताकि हम जो फाइनेंशियल स्टेटस स्टेटमेंट की ऑडिट है वो इफेक्टिव मैनर में कैरिड आउट कर पाए। ठीक है, ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम का जिक्र किया था, इफ यू रिकॉल इट, है ना। सो ऑडिटर शुड समराइज द ऑडिट प्लान बाय प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम। तो उसमें हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। समरी हो गया एक तरीके से, हाईलाइट ऑल सिग्निफिकेंट इशू एंड रिस्क आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट एक्टिविटी, और डिसीजंस कंसर्निंग रिलायंस ऑन द कंट्रोल जो है सॉरी, अपफ्रंट अगर कुछ ऐसा कंट्रोल हमको दिखता है कि ये जो है चैलेंज आ सकता है,
तो उसको यहाँ पे हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगली बात करेंगे, एविडेंस देना है। क्या एविडेंस देना है कि भाई जो ऑडिट एंगेजमेंट प्लान किया है उसमें हमने इन सारी रिस्क को, कौन कौन सी, एंगेजमेंट, परवेजिव और स्पेसिफिक रिस्क, EPS, एंगेजमेंट, परवेजिव एंड स्पेसिफिक रिस्क एंड अदर मैटर, है ना। इसको आप ESOP से भी रिकॉल कर सकते हैं। एंगेजमेंट, स्पेसिफिक, परवेजिव एंड अदर मैटर, ठीक है। तो ये आपको ऑडिट एंगेजमेंट में कवर करना है। बहुत उम्दा, चलिए बेहतर है। ऑडिट का मटेरियलिटी को डिटरमाइन करना है नेक्स्ट, है ना। तो इसमें क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिट मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क को हमें कंसिडर करना होगा जब भी ऑडिट करेंगे। प्रोफेशनल जजमेंट को यूटिलाइज करना होगा, है ना, बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द बैंक, असेसमेंट ऑफ द एंगेजमेंट रिस्क एंड द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसके बेसिस पर। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन को गोइंग कंसर्न समझ के काम करना है ना। अगर कहीं पे तकलीफ आ जाती है, कुछ ऐसी इवेंट्स आइडेंटिफाई होती हैं, कंडीशंस हैं जो कि बैंक की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न पे डाउट राइज करती हैं, तो उसको अपने को स्पेसिफिक फोकस देकर काम करना पड़ेगा। अच्छा, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की जो रिस्क है, ऐसे 240 कहता है कि भाई ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी रिलेटेड टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहीं पे अगर पोटेंशियल है तो उसको आप देखिए कि कहीं फ्रॉड होने की चांसेस तो नहीं है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन बिल्ड इट आउट। बहुत बढ़िया। आरबीआई ने केवाईसी नॉर्म है ना, वो फॉर्म किया हुआ है। अच्छा, AML स्टैंडर्ड है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड। तो जहाँ पे बैंक को क्या करना पड़ेगा, पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, प्रोसीजर्स बनानी पड़ेंगे, कंट्रोल बनाने पड़ेंगे, किस लिए, टू डिटर, टू रिकॉग्नाइज एंड रिपोर्ट ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक रिस्क हो सकती हैं तो हमें वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी और उनको असेस करना पड़ेगा। किस लेवल पे, मटेरियल बेसिस स्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ठीक है। आउटसोर्सिंग एक्टिविटी को लेके कुछ रिस्क हो सकता है। कई बार क्या होता है कि बैंक जो है थर्ड पार्टी को एंगेज कर लेते हैं अपना काम करवाने के लिए, तो उस केस में कुछ नई तरह की रिस्क इंट्रोड्यूस हो जाती है ना। तो कॉस्ट रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं, या सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट जो है इंटरनली अगर नहीं होती है तो उसके लिए भी आउटसोर्स कर दिया जाता है। तो आपको देखना है कि, ठीक है, तो रिस्क एसोसिएटेड विद द आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज में ये चीजें हमको मोटा मोटी देखने का है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क जो है ऐसे 330 के हिसाब से अगर कोई रिस्क आइडेंटिफाई हो गया है तो उसका रिस्पॉन्स भी जरूरी है ना। दो और चीजें आती हैं जो कि आपकी हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड बेसल 3 फ्रेमवर्क। आरबीआई ने क्या बोला है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो एक स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करेंगे, है ना, टू सूट देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। और ये कहाँ पे इंटीग्रेट होगा, उनके रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में इंटीग्रेट होना चाहिए। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है इसका, और ये वेरिफिकेशन आपको ऑडिट में करना होगा। अच्छा, BCBC जो है आपका, है ना, या बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, उन्होंने क्या किया, बहुत तगड़ा रिव्यू किया किसका, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, किस लिए, सब प्राइम क्राइसिस के केस में, है ना। और एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जिसको हम बोलते हैं बेसल 3, ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मोर रेजिलेंट बैंक्स एंड बैंकिंग सिस्टम्स, है ना। ये 2010 का फ्रेमवर्क था, और इसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने डिफाइन किया है फॉर व्हाट, इंक्लूसिव इंस्ट्रूमेंट इन द न्यू डेफिनेशन ऑफ द रेगुलेटरी कैपिटल, उसको लेके आने के लिए। तो बेसल 3 फ्रेमवर्क का कंप्लायंस भी आप चेक कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ योर रिव्यू, ठीक है। पुरानी जो ऑडिट रिपोर्ट्स घूम रही होंगी, जो दूसरों ने काम किया हुआ है उसके ऊपर क्या रिलायंस, कितना रिलायंस रखना है, वो चीज भी आपको देखना पड़ेगा। तो उसमें कह सकते हैं कि आप जो एडवर्स कमेंट्स हैं ऑन एडवांसेस अपीयरिंग इन द फॉलोइंग, प्रीवियस ईयर की जो ऑडिट रिपोर्ट सकती है,
इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ बैंक ऑफिशियल हो सकती है, रिजर्व बैंक की इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो सकती है, कंकरेंट इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हो सकती है, वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी होता है, राइट। सो ये सारी रिपोर्ट भी, मैनेजर्स चार्ज हैंडिंग ओवर रिपोर्ट व्हेन इनकम बेड इज चेंज, तो वो सारी ये वाले रिपोर्ट भी आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं। इनको डिटेल में रिव्यू करना है आपको, ठीक है। अच्छा, जो आरबीआई की एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है वो आपको रिव्यू करना है, और उसमें कुछ वेरिएशन प्रोविजंस अगर है reported by RBI have been properly considered by the bank management, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। एडवांसेस के बारे में बात करेंगे। एडवांस क्या कहना चाह रहा है? एडवांस कहना चाह रहा है कि भाई जो लेंडिंग है इट कॉन्स्टिट्यूट्स ए मेजर एक्टिविटी ऑफ द बैंक। पैसा कहाँ से आएगा? अगर खाली डिपॉजिट करेगा तो देना पड़ेगा ना, लेने के लिए उसको पैसा कमाने के लिए उसको लेंडिंग करना पड़ेगा, एडवांसेस देने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सस्ते दामों में माल को लेके महंगे दामों में वो आगे बढ़ा देता है, एंड दिस इज व्हाट द प्राइमरी अर्निंग मॉडल फॉर द बैंक्स, ठीक है जी। एडवांस जो है वो लार्जेस्ट आइटम रहेगा असेट साइड में ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द बैंक एंड आर ए मेजर सोर्स ऑफ इट्स इनकम, जो हमने बात किया अभी, ठीक है। अगर ये सबसे बड़ा आइटम है असेट में तो ये सबसे ज्यादा फोकस भी इसी पे होना चाहिए, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होना चाहिए बैंक ऑडिट में। तो जब भी आप ऑडिट करेंगे आपको ध्यान रखना है कि आप जो है जब भी ऑडिट ऑफ एडवांस करेंगे उस पर आपको बहुत फोकस रख के वहां पे कंट्रोल कैसे है उसको थोड़ा सा स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा। अच्छा, एडवांसेस में क्या क्या चीजें कवर होगी? टर्म लोन है, कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, डिमांड लोन है, बिल डिस्काउंटेड परचेज है, डिपॉजिट अकाउंट्स है, रिस्क शेयरिंग बेसिस पे पार्टिसिपेशन है, इंटरेस्ट बेरिंग स्टाफ लोन्स है ना, ये सारी चीजों पे एडवांसेस कंप्राइजेस ऑफ फंडेड अमाउंट्स बाय वे ऑफ, तो ये हमने देखा। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है फॉर डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट, क्या क्या? बिल्स परचेज डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड, जो भी ऊपर देखा हमने, टर्म लोन हो गया, सिक्योर्ड बाय टेंजिबल असेट्स, कवर्ड बाय बैंक गारंटी एंड अनसिक्योर्ड कैटेगराइजेशन का दिखाना है। अच्छा, एडवांसेस इन इंडिया जो है ये भी 1 2 3 4 है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, बैंक अदर्स में। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? गवर्नमेंट लिस्ट डिफाइन करता है ना, वहां पे दिया जाता है। आउटसाइड इंडिया में ड्यू फ्रॉम द बैंक, ड्यू फ्रॉम द अदर्स, तो वहां पे इस वाले पैटर्न में आपको रखना पड़ेगा। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं एडवांसेस को? सेक्टर वाइज कर सकते हैं, प्रायोरिटी एंड नॉन प्रायोरिटी में, है ना। सिक्योरिटी वाइज कर सकते हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड कर सकते हैं, प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से स्टैंडर्ड है और एनपी है। एनपी आपने बहुत सुना होगा न्यूज वगैरह में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वहां से भी आ सकता है। ये आरबीआई का प्रूडेंशियल नॉर्म है ना। स्टैंडर्ड लोन और एनपी लोन का फर्दर सब कैटेगराइजेशन के लिए स्टैंडर्ड रेगुलर है और एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट, उसको 0 1 और 2 की कैटेगरी में रखा है। ये एजिंग है भाई, ओवरड्यू का कितना पीरियड है, अकाउंट शोइंग द स्पेसिफिक सिग्नल को एसएमए 0 में मूव कर देते हैं, एसएमए 1 जो है 31 से 60 दिन का ओवरड्यू है और 61 से 90 दिन जो है एसएमए 2 में कैटेगराइज होता है। एनपीए जो है सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल है, डाउटफुल में 3 कैटेगरी है, D1 D2 D3 और फाइनली द लॉस, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेचर ऑफ सिक्योरिटी दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बारोअर फॉर बैंक फाइनेंस और वन अगेंस्ट व्हिच क्रेडिट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द बैंक, है ना। कोलेटरल क्या होता है? इज एन एडिशनल सिक्योरिटी, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? बहुत कॉमन एग्जांपल है गोल्ड ऑर्नामेंट एंड बुलियन, राइट, जो जेवरात रख के आप ले लेते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी रख के ले लेते हैं, थर्ड पार्टी गारंटीज हो सकती है, बैंकर का जनरल लीन हो सकता है, एलआईसी पॉलिसीज है, स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज को भी रख सकते हैं, गुड्स स्टॉक डेप्टर, ट्रेड रिसीवेबल्स, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गारंटर, ये सारे चीज हैं। सिक्योरिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं? मॉर्गेज से कर सकते हैं, है ना। इसमें दो तरह के हैं, रजिस्टर्ड है और इक्विटेबल है, बाकी इक्विटेबल है। प्लेज के थ्रू कर सकते हैं, बिलमेंट और डिलीवरी ऑफ द गुड्स,
हाइपोथिकेशन कर सकते हैं। हाइपोथिकेशन क्या है? इज द क्रिएशन ऑफ एन इक्विटेबल चार्ज, है ना, चार्ज क्रिएटेड नॉट बाय एन एक्सप्रेस इनेक्टमेंट बट बाय इक्विटी एंड ए रीजन। तो वो कर सकते हैं। हाइपोथिकेशन में नीदर ओनरशिप नॉर पोजीशन इज ट्रांसफर्ड टू द बैंक, ठीक है। तो फिजिकल पोजीशन भी बारोवर के पास रहता है एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द बैंक, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट, असाइनमेंट रिप्रेजेंट ए ट्रांसफर ऑफ एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेब्ट, राइट और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू पर्सन इन फेवर ऑफ द अनदर पर्सन। Only actionable claim such as book debt and life insurance policies are accepted by bank as a security by way of assignment. सेट ऑफ और लीन की बात कर लेंगे। सेट ऑफ क्या है? स्टेचुटरी राइट है किसका? क्रेडिटर का। किस लिए? एडजस्ट होली और पार्टली जो भी डेबिट बैलेंस है डेबिटर के अकाउंट में अगेंस्ट एनी क्रेडिट बैलेंस लाएंगे ना अनदर अकाउंट ऑफ डेबिटर। मान लो किसी के 100 रुपए किसी दूसरी चीज में जमा है, दूसरे खाते में जमा है और एक लोन 50 रुपए का एक खाते में लेके रखा हुआ है, राइट। उस केस में बैंकर के पास जैसे राइट है कि वो ये 50 रुपए जो है इस वाले से डिडक्ट करके इसका जो बैलेंस है वो 50 कर दे। ओके, सो दिस 50 रुपीज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट दिस 100 रुपीज। इस तरीके से ये कर सकता है। अच्छा, लीन क्या है? लीन इज ए क्रिएशन ऑफ ए लीगल चार्ज, कंसेंट का ओनर रहता है which gives the lender a legal right to seize and dispose, liquidate the asset under lien. अच्छा, prudential norms on income recognition, asset classification and provision pertaining to advances पे बात करेंगे। हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में बहुत सुना हुआ है ना। कब एनपीए क्रिएट हो जाए? व्हेन इट सीज टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक, उसको नॉन परफॉर्मिंग बोल देते हैं। बैंक के लिए इनकम कौन जनरेट करता है? लोन या एडवांसेस जो आप देते हैं, दे जनरेट द इनकम। तो ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन क्या करोगे वहां पे? आप क्या करोगे जब भी ये इनकम जनरेट करना बंद कर देगा आप इसको एनपीए डिक्लेयर कर दोगे, है ना। क्राइटेरिया, इंटरेस्ट एंड आर इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan, तो आप उसको एनपीए कह सकते हो। आउट ऑफ ऑर्डर है इन रिस्पेक्ट टू ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट ओडीसीसी के केस में, है ना। बिल रिमेन्स overdue for a period of more than 90 days in case of the bills purchase discounted, तो उसको भी आप एनपीए कॉल आउट कर सकते हो। ये तीन चीजें आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ ऑर्डर क्या है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन लिमिट और द ड्राइंग पावर अगर है तो, है ना। टिपिकली ओडी या सीसी अकाउंट से होता है, वहां पे काम में आएगा जो हमने भी बात किया। सीसी क्या है? कैश क्रेडिट। ओडी क्या है? ओवरड्राफ्ट। चलिए, तो ये कैटेगराइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है ना। यहाँ पे आगे जाएंगे, ये यही बात कर रहे हैं प्रोविजन रिक्वायर्ड की कैटेगरीज डाली हुई है यहाँ पे, आप इसको देख लीजिएगा। जो सेकंड क्राइटेरिया उन्होंने बताया था, राइट, एनपीएस सब स्टैंडर्ड एसेट कौन सी हो जाएंगी? वुड बी वन व्हिच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर ए पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ, वहां पे 15% का प्रोविजन चाहिए। डाउटफुल एसेट जो है वुड बी वन व्हिच इज रिमेन्ड इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। इसकी डाउटफुल की कौन सी कैटेगरी है? D1, D2 और D3, मतलब कि अप टू 1 ईयर अगर है तो D1, अप टू 1 to 3 ईयर है तो D2 और मोर देन 3 ईयर है तो D3। इसका रेशियो क्या रखना है? प्रोविजन का रिक्वायरमेंट क्या है? 2500, 25 सिक्योर, 100 अनसिक्योर, 40 और 100, ठीक है। Loss of asset would be one where loss has been identified with the bank or internal or external auditor or the RBI inspection, but the amount has not been written off fully, तो उसको 100% कैटेगरी में आपको प्रोविजन रखना पड़ेगा, ठीक है। इनकी क्लासिफिकेशन बार बार आप न्यूज वगैरह में भी सुनते रहते होंगे, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, अकाउंट्स रियलाइज नियर द बैलेंस शीट डेट, तो वो एसेट क्लासिफिकेशन जो है बारोवर अकाउंट्स का, जहाँ पे सॉलिटरी आरएफयू क्रेडिट्स आर रिकॉर्डेड बिफोर द बैलेंस शीट शुड बी हैंडल्ड विद केयर। लास्ट मिनट पे अगर कुछ मसाला आया है अकाउंट में तो वो स्केप गोट बना सकते हैं उसको, है ना। इसको सब्जेक्टिविटी को यहाँ से रिमूव करना है। चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस, है ना, where the guarantee is not invoked would be classified as a standard asset but regarded as a NPA for income recognition purposes। एडवांस जो कंसोर्टियम में है, एडवांस अंडर कंसोर्टियम के केस में क्या है? they will be based on the record of recovery, ठीक है, of the respective individual member bank,
and other aspect having a bearing on the recoverability of the advances. यहाँ से यहाँ तक आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है. Banks participating in the consortium need to arrange to get their share of recovery transferred from the lead bank are to get an express consent from the lead bank. किस लिए? For the transfer of the share of the recovery. ये क्या इंश्योर करेगा? प्रॉपर एसेट क्लासिफिकेशन इन द रेस्पेक्टिव बुक्स, ठीक है. चलिए ये वाला सेक्शन बात करता है ड्राइंग पावर एलोकेशन इन केस ऑफ द कैश क्रेडिट अकाउंट. ऊपर हमने ओडी की बात कर ली और यहाँ पे कैश क्रेडिट अकाउंट की बात कर रहा है. तो नीचे जाएंगे अकाउंट्स वेयर देयर इज इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉड कमिटेड बाय द बोरोवर्स, राइट. तो ये एसेट क्लासिफिकेशन वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. और अच्छा, ऐसे अकाउंट्स जिनके अंदर जो है इरोजन आ गया है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी या फ्रॉड आ गया है, तो इनको क्या करेंगे? स्ट्रेट अवे हम एज ए डाउटफुल या लॉस एसेट में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है. और इसमें हमें ये स्टेजेस ऑफ एसेट एलोकेशन एसेट क्लासिफिकेशन की फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. एडवांस जो आपका टर्म डिपॉजिट, एनएससी, केवीपी, आईवीपी वगैरह है, उस केस में आपको एनपीए ट्रीट करने की जरूरत नहीं है अगर इनमें एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल है अकाउंट के अंदर. तो एग्रीकल्चर एडवांस जो नेचुरल कैलामिटीज से इफेक्ट हुए हैं, उसमें क्या हुआ है? आरबीआई ने मास्टर सर्कुलर इशू किया है. वो क्या बोलता है? इट डील्स विद क्लासिफिकेशन इनकम रिकॉग्निशन इशू, है ना, ड्यू टू इम्पेयरमेंट कॉज्ड बाय नेचुरल कैलामिटीज. अच्छा, बैंक क्या कर सकता है? बैंक अपने ओन रिलीफ मेजर कर सकता है. डिसाइड conversion of the short term production loan into a term loan, or reschedulement of the repayment period and the sanctioning of a fresh short term loan. सब्जेक्ट क्या है उसका? मास्टर सर्कुलर, है ना, सब्जेक्ट टू द मास्टर सर्कुलर ऑन द प्रूडेंशियल नॉर्म्स, ठीक है. तो इस केस में एनपी क्या गवर्न होगा? वो जो रीशेड्यूल टर्म्स होगी उसके बेसिस पे इसको गवर्न करना होगा. चलिए बहुत बड़े आगे बढ़ते हैं. स्टॉक को अगर कोई एडवांस दे दिया है तो हम क्या करेंगे? इसको एडवांस पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक में इंक्लूड करेंगे. हाउसिंग लोन दिया है तो इंटरेस्ट इज पेएबल आफ्टर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल, इंटरेस्ट नीड नॉट बी कंसीडर्ड एज ए ओवरड्यू फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है. अच्छा, ये लोन्स कब क्लासिफाई हो जाएंगे एनपीए में? व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द रेस्पेक्टिव ड्यू डेट. तो आप इसको एनपीए कर दोगे. The staff advanced by a bank as an employer and not as a banker are required to be included under the subheading called others, under the schedule of the other assets, ठीक है. चलिए एग्रीकल्चर एडवांसेस की बात करेंगे तो ये दो टाइप के हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना, के लिए दिए जाते हैं. अच्छा, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स कौन सी होती है? जिनका सीजन जो है लॉन्गर देन 1 ईयर है. और जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स नहीं है वो क्या है? वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स है. बड़ा ही सिंपल है, ठीक है. तो 1 साल से ज्यादा का पीरियड अगर है तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप बोल लीजिए उसको, 1 साल से कम का पीरियड है तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप हो जाएगा. ऐसा आप मोटा मोटा समझ सकते हैं. अच्छा, इसमें क्या होगा? क्रॉप टर्म लोन के लिए, है ना, ए लोन ग्रांटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप may be treated as NPA if the installment of principal or interest thereon remains overdue for 2 crop seasons, not 1 but 2. अच्छा, लॉन्ग टर्म के केस में क्या होगा? लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के केस में अगर 1 क्रॉप सीजन ओवरड्यू हो जाता है, यू कैन कॉल दैट एज ए एनपीए, ठीक है. बहुत बढ़िया. ड्राइंग पावर कैसे कंप्लीट करेंगे इसकी बात कर लेते हैं, है ना. तो अगला जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा कंपटीशन ऑफ द ड्राइंग पावर. जितने भी अकाउंट हैं दे शुड बी केप्ट विद इन बोथ, किसमें? द ड्राइंग पावर एंड द सैंक्शन लिमिट एट ऑल टाइम्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आपका ड्राइंग पावर कितना है और सैंक्शन लिमिट कितना है, उसके ऊपर आपको कंट्रोल बना के रखना पड़ेगा, ठीक है. अच्छा, वर्किंग कैपिटल अकाउंट से जो ड्राइंग्स हो रही हैं दे शुड बी कवर्ड एडिक्वेटली बाय द करंट असेट, है ना.
करंट स्टॉक स्टेटमेंट जो है उसके बेसिस पे आप ड्राइंग पावर पे अराइव होंगे, ठीक है। स्टॉक स्टेटमेंट, क्वार्टरली रिटर्न्स और जो अदर स्टेटमेंट है जो बारोवर ने सबमिट किए हैं वो बैंक को उनको बहुत डिटेल में स्क्रूटनाइज करना है। क्यों? क्योंकि दे माइट बी द सोर्स ऑफ द फ्रॉड। जो ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट सबमिट किया है किसने? बारोवर ने, उसको भी प्रॉपरली देखना है हमें, है ना। और जो मंथली स्टॉक स्टेटमेंट आएंगे उनको भी हमें प्रॉपरली कंपेयर करना है और कहीं पर डिविएशन दिखता है तो उसको असेस करना है और असर्टेन करना है, ठीक है। स्टॉक ऑडिट कैरिड आउट करनी है किसको? जहाँ पे भी फंडेड एक्सपोजर किससे ज्यादा है? 5 करोड़ से ज्यादा है, वहां पे स्टॉक ऑडिट में आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। अच्छा, रिपोर्ट सबमिटेड बाय द स्टॉक ऑडिटर शुड बी रिव्यूड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट एंड स्पेशल फोकस शुड बी गिवन टू द कमेंट्स मेड बाय द स्टॉक ऑडिटर। इसके लिए फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी एंड कैलकुलेशन ऑफ द ड्राइंग पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको फोकस करना है। जो ड्राइंग पावर है उसको हमें केयरफुली कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल एडवांस के केस में, है ना, जो कंपनीज कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंगेज्ड है। क्यों? क्योंकि द वैल्यूएशन ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस शुड बी इंश्योर्ड इन कंसिस्टेंट एंड प्रॉपर मैनर। अच्छा, मोबिलाइजेशन एडवांस रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इज रिड्यूस्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग ड्राइंग पावर, ये अपने को ध्यान रखना है। ये इन्होंने एक पैटर्न बना के लिखा हुआ है, देखिए आप ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई करंट असेट के केस में स्टॉक एट रियलाइजेबल वैल्यू, उसमें से अनपेड स्टॉक को घटा देंगे, अनपेड स्टॉक में क्या देंगे? सन्डे क्रेडिटर एक्सेप्टेंस एलसीज, है ना, पेड फॉर स्टॉक आ जाएगा, मार्जिन रख लेंगे, देन ये ड्राइंग पावर आपकी निकल के आ जाएगी। ये स्टॉक के केस में हो गया। डेप्टर अगर है तो मान लीजिए टोटल डेप्टर कितने हैं, उसमें इनएलिजिबल डेप्टर कितने हैं, उससे एलिजिबल डेप्टर आ जाएगा, इसमें से मार्जिन रोक लीजिए 40%, तो ये आपका ड्राइंग पावर आ जाएगा। और इन दोनों का जो टोटल है वो यहाँ पे ओवरऑल ड्राइंग पावर आ जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अच्छा, एडवांसेस को ऑडिट करना है तो क्या करेंगे? क्योंकि इट इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द असेट, है ना, लार्ज नंबर ऑफ बोरोवर्स हैं और वेराइटी ऑफ एडवांसेस हैं, तो हमें इसलिए इस पे बहुत ही ज्यादा फोकस देके रिव्यू करने की जरूरत होती है। अच्छा, ये हमारे कुछ प्राइमरी कंसर्न है और इनके हमें एविडेंस कलेक्ट करने हैं। काफी सारे आइटम यहाँ पे डाले हुए हैं, है ना, जैसे कि अमाउंट इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांस व्हिच आर आउटस्टैंडिंग, है ना, एडवांसेस रिप्रेजेंट अमाउंट ड्यू टू द बैंक, अमाउंट ड्यू टू द बैंक आर अप्रोप्रिएटली सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट, इसके सारे की एविडेंस कलेक्ट करते चले। नो अनरिकॉर्डेड एडवांसेस, है ना, स्टेटेड बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एडवांस इज एप्रोप्रिएट, ठीक है। अच्छा, एडवांसेस को डिस्क्लोज किया है, क्लासीफाई किया है और डिस्क्राइब किया है इन अकॉर्डेंस विद द रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रोविजन प्रॉपर्ली दिए हुए हैं एज पर द आरबीआई नॉर्म्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस गैप के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप जो है ये एविडेंसेस आप ले सकते हैं। सफिशिएंट एविडेंस कैसे हम निकल के आएंगे? हमें निकल के आएंगे, वैलिडिटी ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट चेक करेंगे, लोन डॉक्यूमेंटेशन को चेक करेंगे, ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट को रिव्यू करेंगे, है ना, एग्जिस्टेंस इनफोर्सेबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी को रिव्यू करेंगे, कंप्लायंस देखेंगे आरबीआई नॉर्म्स के अगेंस्ट में कि भाई जो एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, एप्रोप्रिएट एनालिटिकल प्रोसीजर्स को कैरिड आउट करेंगे। तो ये सारे जो सेगमेंट्स हैं इसको लेके हम जो है वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी एडवांसेस की। रेवेन्यू आइटम्स, सब पीएनएल अकाउंट की बात करेंगे। सेक्शन 29 जो है बैंकिंग रेगुलेशन अकाउंट का, वो बोलता है कि आपको पीएनएल अकाउंट बनाना है। कैसे बनाना है? फॉर्म बी में बनाना है। फॉर्म ए में क्या दिया हुआ है? बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। बैलेंस शीट फॉर्म ए में है और आपका पीएनएल फॉर्म बी में है, ठीक है जी। अच्छा, 29 ने फॉर्मेट दिया हुआ है, 30 कहता है कि इन दोनों का ऑडिट करो, सेक्शन 30 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक इन्होंने ये प्रोफार्मा दिया हुआ है इसका इनकम का, है ना, एक्सपेंडिचर का एंड अप्रोप्रिएशन का,
तो ये आप एक बार देख लीजिए। चलिए, इनकम में क्या क्या है, इंटरेस्ट अर्न है और अदर इनकम है, और ये लिस्ट एक इन्होंने दिया हुआ है लंबा सा। आप देखिए अदर इनकम में कितने सारे पीसेस है ना, कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, इसमें कमीशन ऑन बिल्स फॉर कलेक्शन, कमीशन ऑन रेमिटेंस एंड ट्रांसफर है ना, जैसे डीडी हो गया, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, कमीशन ऑन द लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटी, लोन प्रोसेसिंग अरेंजर, सिंडिकेशन फीस, मोबाइल बैंकिंग फीस हो गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का एनुअल फीस हो गया, है ना, एक्वायरिंग, मर्चेंट एक्वायरिंग इनकम हो गया, इंटरचेंज फीस हो गया, लेटिंग आउट ऑफ लॉकर्स से इनकम आ जाती है, कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेस पे आ जाता है, कमीशन ऑन अदर परमिटेड एजेंसी आ जाता है, ब्रोकरेज ऑन सिक्योरिटी, फी ऑन इंश्योरेंस रेफरल पे, कमीशन ऑन रेफरल ऑफ म्यूचुअल फंड, है ना, सर्विस ट्रांजेक्शन बैंकिंग चार्जेस हो जाता है, income from rendering other services like custodian, demat investment, advisory, cash management, है ना, ये सारी चीजें, profit on sale of investment, profit loss on revaluation of the investment, sale of land, building and other asset, है ना, profit loss on revaluation of the fixed asset। अच्छा, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, उससे क्या होगा, रिवोल्यूशन गेन लॉसेस आ जाएंगे ऑन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पे, अदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, प्रीमियम इनकम आ सकता है, एक्सपेंसेस और ऑप्शंस हो सकता है, इनकम अर्न्ड बाय वे ऑफ डिविडेंड्स, है ना, फ्रॉम सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर, अब्रॉड में हो सकते हैं या इंडिया में हो सकते हैं, ये एनी अदर मिसलेनियस इनकम। ठीक है, इंटरेस्ट जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, एडवांसेस से, बिल से आ रहा है ना, इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट पे आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद द आरबीआई एंड अदर इंटरबैंक फंड। अच्छा, अदर्स में यहाँ पे क्या इंक्लूड है, एनी अदर इंटरेस्ट डिस्काउंट इनकम नॉट इंक्लूड इन द अबव हेड कैन आल्सो बी कवर्ड ओवर हियर। तो ये सारे जो सेगमेंट्स हैं वो आपके इनकम के सेगमेंट्स आ जाते हैं। इनके लिए ऑडिट अप्रोच क्या एडॉप्ट करेंगे, है ना, यहाँ पे हम प्राइमरली कंसर्न है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए कि हमारी जो रिकॉर्डेड इनकम है इन सारे ट्रांजेक्शन से ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड देयर इज नो अनरिकॉर्डेड इनकम एंड जो अमाउंट है वो एप्रोप्रिएट है। ये हमारा प्राइमरी कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा जब भी हम इस सेगमेंट को करेंगे। आरबीआई ने क्या कहा है, आरबीआई ने एडवाइस दिया है कि भाई जो इनकम्स हैं व्हिच एक्सीड 1% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द बैंक, है ना, if the income is reckoned on a gross basis या 1% of the net profit before taxes, तो इस केस में if the income is reckoned net of cost should be considered on accrual as per AS 9, ये आरबीआई ने एडवाइस किया हुआ है। कोई इनकम ऐसी है जो मटेरियल आपने कंसीडर नहीं किया है, इट मे बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रिसीव्ड, है ना, तो हमें उस केस में क्या होगा, नीड नॉट क्वालिफाई देयर रिपोर्ट इन दैट सिचुएशन। अगर मटेरियल नहीं तो कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी यहाँ पे आपको एक्सरसाइज करना होगा। अच्छा, बैंक की इनकम्स क्या क्या है, इंटरेस्ट, फीस, कमीशन, ये सारी कब करनी है, एक्यूरेट बेसिस पे करनी है। ठीक है, अच्छा, इट्स नॉट बी अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट की अल्टीमेट कलेक्शन। अच्छा, एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट इनकम ऑन एडवांसेस आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड थ्रू ए बैच प्रोसेस। हमारा सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम होता है उसमें ऑटोमेटिकली आ जाती है वो एंट्रीज। इंटरेस्ट जो आपका एडवांस दिए हैं आपने टर्म डिपॉजिट में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, इंदिरा विकास पत्र आईवीपी जिसको बोलते हैं, के किसान विकास पत्र जो है, लाइफ पॉलिसीज जो है ना, इनकम अकाउंट में ये जब भी ड्यू डेट आता है तब ले सकते हैं उसको, प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल इन द अकाउंट। ठीक है सॉरी। अच्छा, बिल्स फॉर कलेक्शन अगर है तो इस केस में हमें देखना है कि जो क्रेडिटिंग पार्टी जिसके बिहाफ पे बिल जो है कलेक्ट किया है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर्स अकाउंट इज क्रेडिट ओनली आफ्टर द बिल हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉइंग ईदर बाय द बैंक और थ्रू इट्स एजेंट। फीस एंड कमीशन जो हमने अर्न किया है बैंक ने एज अ रिजल्ट ऑफ रीनेगोशिएशन या रीशेड्यूलिंग आउटस्टैंडिंग डेब्ट है, वो हमें एक्यूरल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना है ना, और over the period of time covered by the renegotiated or rescheduled extension of credit। इसको टेस्ट चेक करना है ना, फॉर द सैंपल। सिमिलरली अपना जो कमीशन ऑन बिल्स फॉर कलेक्शन, लेटर्स ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी है, उसको भी टेस्ट चेक आपको करना पड़ेगा, फीस एंड कमीशन को अर्न्ड बाय द बैंक। ठीक है,
एक सिंपल इन्होंने लगा के देख के रखा हुआ है। चलिए, जो लीज्ड एसेट है उनको कैसे मैनेज करना है, तो AS 90 आपका लीजेस वाला जो है which was accrued and credited to the income account before the asset became in non-performing and remaining unrealized, इसको हमें रिवर्स कर देना है और प्रोवाइड कर देना है करंट अकाउंटिंग पीरियड में। टेक आउट फाइनेंस को कैसे डील करेंगे? इन द केस ऑफ टेक आउट फाइनेंस, इफ बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी, जो अकाउंट है वो क्लासिफाई कर दिया किसने? लेंडिंग बैंक ने, NPA, तो हमें उस इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, ठीक है, अनलेस रियलाइज फ्रॉम द बोरोवर आर टेकिंग ओवर नेसेसरी, ठीक है, तो वहां पर उसको भी छोड़ सकते हैं। ऊपर हमने एक बात किया था मेमोरेंडम अकाउंट का, है ना, तो क्या बात करेंगे उसकी? ऑन एन अकाउंट टर्निंग NPA, बैंक क्या करेगा? रिवर्स करेगा इंटरेस्ट ऑलरेडी चार्ज एंड नॉट कलेक्टेड बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फर्दर एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट हम वहां पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? ये रिकॉर्ड को कंटिन्यू रख सकते हैं, सच एक्यूरेड इंटरेस्ट इन मेमोरेंडम अकाउंट इन देयर बुक्स, क्योंकि भाई नॉन परफॉर्मिंग तो हो ही गया, तो अननेसरी उसमें इंटरेस्ट बार बार खड़ा करके अपनी एसेट को मार्कअप नहीं दिखा सकते हम उसमें, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग ग्रॉस एडवांस, इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन द मेमोरेंडम अकाउंट शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये तो हमें ध्यान रखना है कि जिस दिन भी आएगा वो आदमी हमें पैसा देने के लिए, उस दिन हम जो है उससे पूरा पैसा त्रिशूल मार के ले लेंगे, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे हम इसमें मेमोरेंडम अकाउंट को हम ग्रॉस एडवांस या इंटरेस्ट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस की बात करेंगे भाई, एक्सपेंसेस क्या कह रहा है? एक्सपेंसेस कहता है कि ये तीन मोटे मोटे हिस्से हो सकते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो सकता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, प्रोविजन कंटिजेंसी हो सकता है। क्या क्या इंक्लूडेड है इंटरेस्ट में? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, इंटरेस्ट ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरबैंक बोरोइंग्स पे, अदर्स हो सकता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो सकते हैं? बहुत सारे खर्चे होते हैं भाई साहब, पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज, रेंट, टैक्स, लाइट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, depreciation on bank's property, director's fees, right? Auditor's fees, legal expenses, postage, telephone, telegraph, repair, maintenance, insurance, marketing expense, other expenses. Very good. Provision contingencies में क्या क्या आ सकता है? Provisions made in respect of the NPA और provision for taxation यहाँ पे कवर हो जाएगा। अच्छा, डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, उसका भी प्रोविजन यहाँ पे कवर हो जाएगा, और कंटिजेंसी के प्रोविजन भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इनको कैसे कवर करेंगे? इनको कैसे ऑडिट करेंगे, है ना? तो हम यहाँ पे क्या चिंता करेंगे? यहाँ पे असेस करेंगे कि ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, इसको हम रेशियो के थ्रू एनालाइज करेंगे, है ना, ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग टू द एवरेज क्वांटम ऑन द रेस्पेक्टिव लायबिलिटीज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं कहाँ पे? बैच प्रोसेस के थ्रू, है ना, CBS सिस्टम। चलिए, CBS क्या है? सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों, अगर कहीं भी आपको कुछ डाउट आता है, कुछ क्वेश्चन कोई कॉन्सेप्ट या टॉपिक आपको अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें कमेंट करके नीचे बताइएगा, एंड हम उसके ऊपर एक स्पेसिफिक डाउट रिजोल्यूशन सेशन बना के आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। चूंकि हम ये पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो सारे जो सब सेक्शंस हैं, सारे जो सब हेडिंग्स हैं चैप्टर के अंदर, उन सबके साथ पूरा पूरा जस्टिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नंबर एक, वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको देखने में मजा नहीं आएगा। दूसरा पर्पज ये है कि ये रिवीजन हाई लेवल पे पूरे चैप्टर का करवा देते हैं, द प्राइमरी पर्पज की आपको रिकॉल हो जाए, ताकि आपका जो रेगुलर स्टडी है उसका ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप ये ना सोचिए कि सिर्फ यही पढ़ के आपका पूरा काम चल जाएगा, आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। ये जो रिवीजन क्लास है, इट्स एड मेमोरी। हम कोशिश करते हैं कि 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर आपका एक चैप्टर पूरा निपटा दें। आप ये देखिए, ICAI एक्सपेक्ट करता है कि ओवरऑल अगर आपके 15 चैप्टर हैं और उसमें 300 घंटे का आपको स्टडी टाइम डालना है, तो उस 300 घंटे को हम क्रिस्प करके 10% के अंदर, यानी कि 15 से 20 घंटे के अंदर आपका पूरा एक चैप्टर जो है हम खत्म करवाने, पूरा एक जो पेपर है खत्म करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात ध्यान। अच्छा, इसमें ऑडिटर को क्या करना है? ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक एन एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर।
उससे क्या कर लेंगे, उससे हम क्या कर लेंगे कि वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाल लेंगे, है ना। और इस रेट को हम क्या करेंगे, एक्चुअल एवरेज रेट से कंपेयर करते चलेंगे ऑन द रिलेवेंट डिपॉजिट, एंड अगर उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस लगता है तो हम उसमें सिग्निफिकेंट अगर है तो उसको इंक्वायर करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोगों को क्या करना पड़ा है, कंपेयरिंग द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन द रिलेवेंट डिपॉजिट विद द करस्पॉन्डिंग फिगर फॉर द प्रीवियस ईयर एंड एनालिसिस इफ एनी मटेरियल डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्या कर रहे हैं, ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स का एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर से अप्लाई हो रही है। अच्छा, इसमें टेस्ट चेक बेसिस पे हमको क्या वेरीफाई करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंश्योर करना है कि इंटरेस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन ऑल डिपॉजिट अप टू द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, इंटरेस्ट रेट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द बैंक्स इंटरनल रेगुलेशन, आरबीआई का डायरेक्टिव है, एग्रीमेंट जो डिपॉजिटर के साथ है ना, उसके साथ। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट जो है वो बैंक या आरबीआई के रूल्स के हिसाब से है, और इंटरेस्ट ऑन इंटर ब्रांच बैलेंस हैज बीन प्रोवाइडेड एट द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द हेड ऑफिस या आरबीआई ने जो दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, डिस्क्लोजर ऑफ द प्रायर पीरियड आइटम कैसे करेंगे। अच्छा, हमारा पीएनएल का फॉर्मेट किसने दिया हुआ है, फॉर्म बी ने दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, अंडर द थर्ड शेड्यूल। तो डज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ प्रायर पीरियड आइटम्स ऑन द करंट ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस। तो सच डिस्क्लोजर wherever warranted may be given, ठीक है। तो ये भले ही हमें फॉर्म बी में स्पेसिफिकली कॉल आउट नहीं किया गया है, मगर जहां पे भी लगता है इट कैन बी गिवन, ठीक है। सो ये करते हुए दोस्तों, आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। हम लोगों ने आपका पूरा ये जो टॉपिक है उसको रिव्यू कर लिया है, एंड उम्मीद है दोस्तों आपको ये एक शॉर्ट वीडियो जो है इस चैप्टर के ऊपर बैंक ऑडिट का जो अपने कवर करना है उसके बारे में पसंद आया होगा। कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो हम लेके आपके लिए आते रहेंगे। कमेंट करके हमें बताइए इफ़ यू वांट टू प्रायोरिटाइज एनी ऑफ द वीडियो, जो टॉपिक आप हमें कवर करना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम वीडियो लेके आए, उसको आप हमें बताइएगा। सो अकॉर्डिंगली वी विल पब्लिश द particular video on the channel. Thanks for staying with us, and really appreciate. All the best for your studies. I hope this chapter helps you in terms of your preparation for the exam. चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होती है अगले किसी वीडियो